हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मेरा नाम सुमन कुमार सिंह है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है। और बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, केमिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है। और इस चैप्टर पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा हुआ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का, और वो क्या तरीका है कि हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। या फिर यहां पर हम लोग बोल सकते हैं और स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग भी क्या क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अब सवाल सबसे पहले ये आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। तो बच्चों, हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत पहले अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट ने एक ये आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसको बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलेंगे। ठीक है। तो वो क्या वो डिफरेंशिएट करने का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दोनों को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका ये था कि उन्होंने कहा था, साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जो हम लोग मिनरल से सिंथेसाइज करें। ठीक है। उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर रखते हैं। तो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको बोलेंगे विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करें, यहीं पर मैं डिफाइन कर देता हूं। अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैं डिफाइन करूं तो बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम plants and animals। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स से पाए जाते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बहुत पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ब्रजीलियस। उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक वाइटल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? एक वाइटल फोर्स होता है। ठीक है। अब ये वाइटल फोर्स क्या है? इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वाइटल फोर्स एक ऐसा स्पेशल टाइप का फोर्स है जो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। और इनका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली ही प्लांट्स और एनिमल्स में है, और हम लोग इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते, मतलब लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। ये वाइटल फोर्स मतलब ये ब्रिजलियस का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लैब में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक स्पेशल टाइप का फोर्स, जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, वो पाया जाता है, जिसके वजह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को चाहकर भी लैब में नहीं बना सकते। ठीक है। ये बहुत दिन तक चला, लेकिन कुछ समय बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वुलर। ठीक है। वुलर ने क्या किया, एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया। बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है वो, हम लोग समझेंगे उसको। एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि ये जो वाइटल फोर्स वाला जो थ्योरी है, ये 100% सही नहीं है। क्यों? देखिए क्या था वो एक्सपेरिमेंट वॉलर वाला, ये मैं हम लोग देखते हैं। ठीक है। वॉलर ने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम साइनेट। ठीक है। इसका नाम है अमोनियम साइनेट। ठीक है। ये क्या है? ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने एमोनियम साइनेट को हीट किया। ठीक है। जब एमोनियम साइनेट को इन्होंने हीट किया, ठीक है, जब इन्होंने एमोनियम साइनेट को हीट किया, तो हीट करने के बाद इन्हें एक ऐसा कंपाउंड मिला जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। और वो क्या कंपाउंड था? वो एक कंपाउंड है यूरिया। इसको क्या बोलते हैं?
यूरिया, ठीक है। और हम लोगों को पता है यूरिया क्या है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो वो जो थ्योरी चलता आ रहा था, वाइटल फोर्स वाला थ्योरी, वो कहीं ना कहीं फेल हो गया जब वोलर ने यूरिया को लैब में बनाया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्या किया गया कि अमोनियम साइनाइड को हीट किया गया। जब अमोनियम साइनाइड को हीट किया गया तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, जो कि जिसको हम लोग यूरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये जो वाइटल फोर्स बोल रहा था कि कभी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना ही नहीं सकते, वो यहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ समय और बीता, एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोल्बे। उन्होंने एक और स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड बनाया जिसको हम लोग आज एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो इसको किसने सिंथेसाइज किया? कोल्बे ने सिंथेसाइज किया, CH3COH, ठीक है। उसी तरीके से एक और साइंटिस्ट आए ब्रैडलॉक, उन्होंने मीथेन बनाया, ठीक है, मीथेन बनाया लैब में, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो लैब में बनाने का जो सिलसिला है स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान देने वाली चीज है, हमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर आप देखें, अगर मैं यूरिया को भी यहां लिख देता हूं, इसको यहां पे लिख दें NH2CONH2, ठीक है। अब इन तीनों कंपाउंड्स को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इन तीनों कंपाउंड्स में कुछ सिमिलैरिटीज मिलेगी। देयर इज सम सिमिलैरिटीज between this in all these three compounds, and what is that similarity is that in all these three compounds you will see that there is carbon and hydrogen is common in all these three compounds. If you will see here in this compound also carbon and hydrogen is common, here also carbon and hydrogen, in this compound also carbon and hydrogen. So as we can see that in all these three compounds the common is what? Carbon and hydrogen, carbon and hydrogen, कार्बन और हाइड्रोजन इसमें कॉमन है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द स्पेशल अबाउट दिस कार्बन? कार्बन में ऐसा स्पेशल क्या है जिससे कि ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है? ऐसा क्या है कार्बन में कि ये इतना सारा कंपाउंड्स बनाता है? इस चीज को हम लोग अगले पार्ट में इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि आखिर में कार्बन के अंदर ऐसा क्या स्पेशल कैरेक्टर है जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि अभी 3 कंपाउंड मैंने लिखा है ऑर्गेनिक का, और तीनों में हमें कार्बन और हाइड्रोजन कॉमन देखने को मिला है, ठीक है। तो जरूर ऐसा कुछ होगा इस कार्बन के अंदर, एक ऐसा कुछ स्पेशल कैरेक्टर होगा जिसके वजह से ये इतने सारे कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फिर इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो वो जो स्पेशल कैरेक्टर है जो इस कार्बन में एग्जिस्ट करता है, उस कैरेक्टर को हम लोग समझेंगे, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे, अगला पार्ट हमारा ये होगा कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसके वजह से ये इतना सारा कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी, इसको हम लोग एक तरह से प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो स्पेशल कैरेक्टर जो कार्बन, जिसकी वजह से कार्बन इतना सारा कंपाउंड बनाता है, वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है? पहला है टेट्रावैलेंसी। क्या है? टेट्रावैलेंसी, ठीक है। अब सवाल ये आता है वैलेंसी क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, ठीक है। अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि वैलेंसी क्या होता है। आप लोगों ने 8, 9, 10 में जो पढ़ा है उसी को मैं यहाँ पे बताऊंगा कि वैलेंसी क्या होता है। कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। और टेट्रा का मतलब होता है 4। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या हो गया? जिसका वैलेंसी 4 हो, जैसा कि हम लोग बोल सकते हैं वैलेंसी जिसका 4 हो, वैलेंसी 4 हो, ठीक है, जिसका वैलेंसी 4 हो, ठीक है। अब 4 तो है वैलेंसी, ठीक है, कार्बन का, क्योंकि अगर देखेंगे हम लोग एटॉमिक नंबर से भी देखेंगे तो उसके एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 6 होने से क्या हुआ कि अगर हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 और 4, जैसा कि अपने आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, और 11th में पहला चैप्टर 2 में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। तो उसमें हम लोगों को पता चलता है कि 1s2 2s2 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब देखो यहाँ पे ये समझ में आ गया हम लोगों को
कि जिसका वैलेंसी, कार्बन का वैलेंसी 4 है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। अब इस टेट्रा वैलेंसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब वो एक उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, मीथेन का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। हम एग्जांपल किसका लेंगे? एग्जांपल लेंगे मीथेन का, CH4। जैसा कि देख सकते हैं कि कार्बन यहाँ पर CH4 अगर हम लिख रहे हैं तो जैसे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4 है, ठीक है। और इससे हम लोग कुछ और थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा इसके स्ट्रक्चर को, इसके बारे में हम लोग जब मीथेन के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ और हम लोगों को क्लियर होगा इसके बारे में, और टेट्रा वैलेंसी के बारे में भी हम लोगों को कुछ थोड़ा मोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को, टेट्रा वैलेंसी, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल ऑफ मीथेन। अब इसको देखें तो हम लोगों को पता है कि कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर की अगर बात करें, एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग ये वाला शेल जो होता है इसको हम लोग K शेल बोलते हैं, और ये वाला शेल क्या होता है? L शेल होता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे ऑर्बिटल को मैं यहाँ पर अगर दिखाता हूं तो इस तरीके का ये दिखेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? एक्सचेंज करके यहां पर आ जाएगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके यहां पर आ जाएगा तो उस केस में ये कुछ ऐसा दिखेगा, उस केस में कैसा दिखेगा? कुछ ये ऐसा टाइप का दिखेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसको कौन सा स्टेट बोला जाता है? एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां मूव करने के लिए एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से वो एक्सचेंज कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को ये जो है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये जो पहला, ये जो नीचे वाला जो ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला ऑर्बिटल जो डायग्राम है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स है इनके एनर्जी में कुछ डिफरेंस है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये वाला कौन सा ऑर्बिटल, ये 2s का ऑर्बिटल है और ये क्या है? 2p का ऑर्बिटल है, ठीक है। तो दोनों के एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो अब क्या करता है, क्या होगा कि यहां पर ये दोनों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे, यहां पर क्या होगा? इंटरमिक्सिंग होगा। और हम आई होप आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और इसका एक बहुत ही, इसका एक नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज को पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं कि जब ये क्या होगा कि क्योंकि इन दोनों के बीच में एनर्जी में डिफरेंस है तो ये क्या करेंगे? आपस में इंटरमिक्स करेंगे, ठीक है। और उस इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इस हाइब्रिडाइजेशन से और इस इंटरमिक्सिंग से बोल सकते हैं कि 4 नए ऑर्बिटल्स बनकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस इंटरमिक्सिंग से 4 नए ऑर्बिटल्स बनकर आएंगे, ठीक है। और इन 4 नए ऑर्बिटल्स बनकर आएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा ऑर्बिटल है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। पहले यहाँ पे एनर्जी में डिफरेंस था, अब लेकिन हम लोग बोलेंगे कि यह हाइब्रिड ऑर्बिटल है ऑफ नियरली सेम एनर्जी, ऑफ नियरली सेम एनर्जी, okay. So now if you can see that here we have got 4 new orbitals of nearly same energy which is called hybrid orbitals, okay. Now here if you will see, अब अगर यहाँ पे देखेंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि वैलेंसी इसका 4 है, ठीक है। अब जो इनकमिंग हाइड्रोजन आएगा वो एक यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ और एक यहाँ पर आकर बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और इसका एक नाम भी है, इफ यू विल सी देयर इज वन नेम आल्सो वी यूज्ड टू गिव दिस नेम,
this hybrid orbital, the name is sp3. We can say that sp3, this is also sp3, this is also sp3 and this is also sp3. इसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखिए sp3 क्यों नाम पड़ा, तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि यहाँ पे मिक्सिंग के समय में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स किए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा sp3। ठीक है, अब एक sp3 जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी होता है। स्ट्रक्चर भी इसका मतलब अगर अरेंजमेंट देखें तो इनका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। जैसा कि हम लोग अगर हम लोग CH4 को लिखे तो हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं ना, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, जो भी sp3 होंगे उनका स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इफ यू विल सी हियर हाउ इट लुक लाइक, it looks something like this. एक हाइड्रोजन इधर, one hydrogen will be here, another one here and the next one will be here. This is called tetrahedral structure. If you will see, the carbon has and methane has tetrahedral structure. This is called tetrahedral structure. एक मिनट, this is called what? Tetrahedral structure. ठीक है, यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोगों को लगता था कि कार्बन ऐसा एग्जिस्ट करता है मीथेन, लेकिन मीथेन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये था टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको हम दूसरा एक और प्रॉपर्टी बोलते हैं कार्बन का, जिसके वजह से वो बहुत सारा कंपाउंड बनाता है, वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मैं इस साइड पर रब करता हूं। ठीक है, दूसरा हमारा पार्ट है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं यहां पर इसको मिटाकर यहां पर बना देता हूं वो मीथेन वाला स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का होगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109 डिग्री के आसपास होगा, नियरली 28 मिनट बोला जाता है, 109 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, तो ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके वजह से कार्बन इतना सारा कंपाउंड बनाता है, वो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए तो समझते हैं ऐसा दूसरा प्रॉपर्टी क्या है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन का मतलब क्या है, तो कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब खुद से जुड़ जाना, खुद के जैसे कंपाउंड से जुड़ जाना, जिसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको बोलेंगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग, मतलब खुद से जुड़ जाने वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जब ये कार्बन जुड़ेगा खुद से तो कैसे जुड़ सकता है, तो बेसिकली कुछ तरीके हैं जिसके जैसे वो कार्बन जुड़ सकता है। पहला तरीका क्या है कि वो जब जुड़े तो पहला तरीका ऐसा हो सकता है कि वो कैसे जुड़ जाए, सिंगल मतलब लॉन्ग चेन के फॉर्म में जुड़ जाए ऐसे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका जब वो जुड़े तो कुछ ऐसा ब्रांच के फॉर्म में जुड़ जाए, कुछ ऐसा ब्रांच के फॉर्म में जुड़ जाए, इसको बोलते हैं ब्रांच के फॉर्म, ब्रांच की तरह। ठीक है, या फिर अगर वो जुड़ता है तो कुछ ऐसा भी जुड़ सकता है जिससे कि वो एक रिंग का फॉर्मेशन ले ले, वो एक रिंग का फॉर्मेशन ले ले, कुछ इस तरीके से जुड़ सकता है। या फिर 3 कार्बन का अगर मैं रिंग बनाऊं तो कुछ ऐसा जुड़ सकता है, या फिर अगर 5 कार्बन का बनाऊं तो कुछ ऐसा लगेगा देखने में, वो यहाँ 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 और यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि सभी कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से लिंक है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो डबल बॉन्ड से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है कि वो
डबल बॉन्ड से भी लिंक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से भी लिंक कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड से भी इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी लिंक कर जाए, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड से भी लिंक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। जिसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसको बोला जाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और यही वो दो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स को एग्जिस्ट करता है या फिर कंपाउंड्स को बनाता है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला इस चैप्टर के अगले पार्ट में जाएंगे, जहां पर हम लोग समझेंगे कि आखिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन। चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। देखिए बेसिकली 3-4 तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें पहला होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। जिसमें पहला क्या होगा, जिसमें पहला होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर हम लोग पूरा कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, और बेसिकली 4 बॉन्ड ही बनाएगा। अब वो बॉन्ड को, सारे बॉन्ड्स को हम लोगों को दिखाना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, ठीक है। अगर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि ऐसे हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। मान लीजिए कि कोई हमारा कंपाउंड है C4H10 का एक कंपाउंड है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका C4H10 है, ठीक है। अब ये C4H10 का जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हमको बनाना होगा तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा मैं, 1 2 3 4, और बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर 2 वैलेंसी ऑलरेडी बना चुका है इस कार्बन के साथ, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसको बोला जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहां पर सारे बॉन्ड्स जो कार्बन बना रहा है उन सारे बॉन्ड्स को दिखाया जाए, ठीक है। अब आता है दूसरा तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी कंडेंस्ड फॉर्मूला जो कि C4H10 का एग्जांपल लेके चलते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख देंगे CH3 CH2 CH2, एक सेकंड तो मैं अच्छे से लिख देता हूं। तो कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CH2 और CH3, ये हो गया क्या इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। अब एक और आता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला। अब ये बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला हम लोग ज्यादातर जो इस आप क्लास 11 में, जो हम लोग क्लास 11-12 में जो भी डील करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ज्यादातर टाइम हम लोग इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन दोनों, ये दोनों तो आप लोगों ने क्लास 9 आई होप 9-10 में देखा ही होगा, तो ये उतना इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो आपको मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को आता होगा, ठीक है। लेकिन अगला जो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये नया है थोड़ा सा, और नया है और इसको अच्छे तरीके से समझना होगा हमें, ठीक है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है, सबसे पहला बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि, ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि कभी भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपको हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। सबसे पहला बात क्या है, सबसे पहला बात ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम लोगों को क्या नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। ओके, नाउ हाउ टू ड्रॉ दिस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला? इफ यू विल सी, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ CH4. Again, I am taking the example of molecular formula C4H10. Okay, I am taking the example of what? C4H10. If you will see the example of if you will see this C4H10, how we can write this C4H10? Just now we have learned the two ways to represent this C4H10. One is like this, another one is like this. Okay. Now in bond line formula, we how to show this C4H10 in bond line formula? What we have to do? We have to make 4 dots. 1, 2, 3, 4. Okay, and we have to connect these dots like this. 1, 2, 3, and 4. Okay, so each point, as you can see, each point is called what? Each points represent what? Carbon. Each point, this one, and this one represent what? Carbon. Okay, if you will see this, each points, or you can say that each dot is representing what? Carbon. Okay, and as you can see here in this bond line formula, we does not represent हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हर एक डॉट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक हर एक डॉट, यहाँ पे हर एक पॉइंट जहाँ पे ये मीट कर रहा है, यहाँ पे ये जुड़ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ये कार्बन है, और हाइड्रोजन हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। ठीक है, अब दूसरा बात यह है कि हाइड्रोजन तो है यहाँ पर, लेकिन वो हाइड्रोजन हमें मन में सोचना है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, मन की आंखों से देखना है उस हाइड्रोजन को। यहाँ पे नहीं दिखेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में नहीं दिखेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में नहीं दिखेगा, लेकिन इसको हम लोग मन की आंखों से सोचना है कि यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है। अगर हम लोग बात करें, if I will ask how many hydrogen is there, how many hydrogen is there here, is there in this point? So we have to assume that since carbon is making one bond with this carbon, okay, let's give the number. It will be good if I will give number 1, 2, 3, or 4. Let's take the example. Okay, if I will ask how many hydrogen is there in this carbon number 1, so we can say that since this carbon is making one bond with this carbon number 2, okay, since it is making one bond with carbon number 2, means his 3 valencies are free. So in that 3 valency, we have to assume that these 3 valencies are like this. In that 3 valencies, carbon is attached with hydrogen. We can assume like this, but we have to we cannot show like this. Okay, because in bond line, as I have already told you, that in bond line formula we don't represent hydrogen. Okay, so we have to just assume that here 3 hydrogen is there. Okay, after that, if you will see this carbon number 2, in this carbon number 2, if you will see here, this carbon number 2 is making one bond with this carbon number 1 and one bond with this carbon number 3. Okay, so now since it is making one bond with carbon number 1 and one bond with carbon number 3, means 2 valencies are free. Okay, so at that time we can say that this carbon is how many hydrogen is there in that carbon number 2? We have 2 hydrogen in this carbon number 2. In the same way, if you will see this carbon number 3, this carbon number 3 is also making one bond with this carbon number 4, another with this carbon number 2. So at that time we can say that its 2 valencies are free. So we can say that this carbon number 3 has 2 hydrogen. Okay, in the same way, this carbon number 4, since it is making only one bond with this carbon number 3 and its 3 valencies are free, so in that 3 valencies we have to assume that 3 hydrogen is there. So in this way we have to draw this bond line formula. Okay, one more example. If it is double bond, if it is carrying a double bond, at that time we can show like this. Suppose I am taking another example. This is example number 1. Example number 2, let's take the example like this: CH2, CH3, CH, double bond, CH, and CH3. Okay, so this is one more compound. तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो देख सकते हैं कि इसमें कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4 कार्बन है। तो फिर सेम क्या करेंगे? 4 डॉट, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, 1, 2, 3, 4, ये हो गया कार्बन। अब यहाँ से जाइए 1, 2 कहीं से भी जाइए, बात बराबर है।
तो सेकंड पोजीशन पे सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से जाएंगे हम लोग 1 2, ये सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है, तो यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन इस डबल बॉन्ड वाला, बस इतना ही है। अब किसी के दिमाग में आ रहा है सर ऊपर डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा दो, बात बराबर है, यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ, बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक और रिप्रेजेंटेशन है जो कि और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको हम लोग ज्यादातर अभी इस पार्ट को जब हम लोग इसको खत्म करेंगे, इसके बाद हमारा एक पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है बेसिकली, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में उसका इस्तेमाल होने वाला जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, वेज एंड डेस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ज्यादातर हम लोगों को स्टीरियो आइसोमर में उसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोगों को एक प्रोजेक्शन पढ़ने को आएगा, जब परछाई जो होते हैं ना, परछाई प्रोजेक्शन जैसे 3 तरीके का प्रोजेक्शन होता है, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है, सोहर्स प्रोजेक्शन। तो उस केस में हम लोगों को ये जो वेज एंड डैश वाला जो अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। जहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा कि वेज एंड डैश में दिया होगा, उसका फिशर बनाना होगा, आप लोगों का न्यूमैन बनाना होगा, सोहर्स बनाना होगा, उस समय में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, देखिए अगला स्ट्रक्चर है वेज एंड डैश स्ट्रक्चर, वेज एंड डैश, वेज एंड डैश फॉर्म, फॉर्मूला भी बोल सकते हैं या फिर फॉर्म भी बोल सकते हैं, बात देखिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एज्यूम करना होगा। मैं क्या कर लेता हूँ, CH4 का एग्जांपल लेता हूँ, आसान होगा समझना। CH4 का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कार्बन बनाता हूँ, तो आपको ये मान के चलना है कि ये जो कार्बन है ये इस प्लेन के बोर्ड पर लेटा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब इसके 2 हाइड्रोजन है, वो भी इसके साथ प्लेन पर सो रहे हैं, प्लेन पर लेटे हुए हैं। ऐसा मान के चलेंगे कि इसका जो 2 हाइड्रोजन है वो भी इस प्लेन पे ही है। ठीक है, तो कैसा दिखेगा ये, मान लीजिए मैं बोर्ड का प्लेन हूँ, ये बोर्ड का प्लेन है, तो ये बीच में कोई पॉइंट कार्बन को पकड़ लीजिए, तो एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन इसके साथ प्लेन पे ही है। ठीक है, अगला एक हाइड्रोजन क्या होगा कि प्लेन के अंदर जा रहा होगा, मतलब अंदर बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, और एक बोर्ड से बाहर आ रहा हो, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, एक बोर्ड से बाहर आ रहा होगा और एक बोर्ड के अंदर जा रहा होगा। क्लियर है, तो बोर्ड के जो बाहर आ रहा है उसको मैं ऐसा बना देता हूं, जो बोर्ड के बाहर आ रहा होगा, जो प्लेन बोर्ड के बाहर आ रहा होगा, उसको हम लोग वेज से बनाते हैं, वेज, इसको बोलते हैं वेज, वेज। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको भर दिया जाता है कलर से, कहीं पे ऐसे भी देख सकता है। तो बात एक ही है, आप ऐसे फील करें या फिर ऐसे फील करें, दोनों ही केस में बात बराबर है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेज। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इसको अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रेड वाला हाइड्रोजन है ये प्लेन से बाहर 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 आ रहा है। क्लियर है, और दूसरा एक और हाइड्रोजन है, जो कि 3 हाइड्रोजन की 4 हाइड्रोजन होना चाहिए ना, तो एक और हाइड्रोजन है वो प्लेन के अंदर जा रहा है। प्लेन के जो अंदर जा रहा है उसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से, जो प्लेन से अंदर जा रहा है उसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेज एंड डैश फॉर्म, जिसमें यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये वाला जो पार्ट है, ये हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है, ये प्लेन से बाहर आ रहा है और ये प्लेन से अंदर जा रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ये क्या है, देख सकते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये प्लेन से बाहर, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये प्लेन से अंदर, और यहाँ पर ये जो बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लेटा हुआ है ऊपर इसी प्लेन पे, और ये वाला हाइड्रोजन भी इसी सेम प्लेन पे, कार्बन के प्लेन पे। ये वाला और ये वाला दोनों कार्बन के प्लेन पे है। एक प्लेन इस बोर्ड से बाहर आ रहा है और एक अंदर की तरफ जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं वेज एंड डैश फॉर्म। इसको हम लोग बोलेंगे, इसका नाम होता है वेज, इसको हम लोग बोलते हैं डैश। ठीक है, वेज एंड डैश फॉर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। तो अब अगला इस चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए फिर थैंक यू, बाय।